हाँ तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग मैथ का कोई टॉपिक ना पढ़ के विगत वर्ष मीन्स 2021 में जो पेट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में, आज उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था उन्हें तो मालूम है किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अप्लाई किए होंगे और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में संभवतः 18 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। अगर उन्होंने अभी तक इस सिलेबस के बारे में नहीं देखा है और अभी उनको जानकारी नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं पेट के एग्ज़ाम में, तो आए इसको देखते हैं। हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो सके। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो भी आपको पढ़ाया या सिखाया जा रहा है, जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, ये पूर्णतया निःशुल्क है, फ्री है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, फ्री में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसको देखें, समझें और लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो लिखा है, इस तरह का दिया हुआ है। पेट 2021 में जो आया था पेपर, एक रूट बना हुआ है और इसमें लिखा है 1 + 27/196 और इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है 1 + x/13। ठीक है, इसमें x का मान क्या होगा ये बताना है। x का मान क्या है ये बताना है, या x का मान है उसमें बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 3, 5 और 7। ठीक है, अच्छा आप देखिए रूट का निशान है, मतलब समझ रहे हैं कि वर्गमूल निकालना है इसका। हमारे चैनल अननोन टू नोन में वर्ग और वर्गमूल का ऑलरेडी पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखें। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए रूट में दिया है, सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं नीचे लिखा है 169। ठीक है, तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है 13, और वो यहाँ पर आपके जो इक्वल में दिया है उसमें 13 लिखा हुआ है। अब यहाँ x पर क्या आएगा, तो ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, रूट में हो या ना भी रूट में हो, 1 प्लस फिर आगे लिखा है 27/169, इस जगह पर प्लस हो या माइनस हो सकता है। आपको ये करना होता है, ये जो आपका मेथड होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसको प्लस करें। आप डायरेक्ट इसको अगर प्लस कर देंगे तो भी वही बात रहेगी। 169 और 27 को प्लस करने हो गया 196, अपान में हो जाएगा 169, क्योंकि इसका इससे अगर 1 बार आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर ही आता है। तो इतना आप चक्कर में ना पड़ के सीधा सीधा इसको प्लस कर लें, और अगर माइनस लगा हो यहाँ पर तो इन दोनों को माइनस कर लें। ठीक, और यहाँ रूट का निशान है। तो ये आपको अगर वर्गमूल आपने पढ़ा है, वर्गमूल निकालना, तो ये 14 का होता है और ये 13 का होता है। यानी जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 14/13 आना चाहिए। और यहाँ लिखा गया 1 + x/13। अभी मैंने क्या बताया, ये हमारा 14 लाना है, यहाँ लिखा है 1 + x/13। 14 कब आएगा, जब इस जगह 1 लिखा होगा। मैंने क्या बताया कि इसको प्लस कर लें तो ये सॉल्व हो जाता है। 1 + 1 x/13, तो ये हो जाएगा 1 + 1/13। ठीक है, या आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 13 + x/13।
इक्वल में सामने सामने के जो भी नंबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका बच क्या जाएगा, ठीक है, आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 14 इक्वल टू 13 प्लस x। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी 1। मैंने वो भी बताया था कि ये आपको यहाँ 14 लाना है, नीचे 13 है, तो आप यहाँ 1 बिना सोचे समझे रख दें, x की वैल्यू आपकी वही आएगी। तो इसका आंसर 1 हो गया और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका। अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान था। आपको सिर्फ एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है 37 सही 1/2 में 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो जो 37 सही 1/2 है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं। 37 का 2 से गुणा किया 74, एक जोड़ दिया 75/2। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। और बोला गया कुल कितने 1/8 है, मतलब 1/8 से इसको डिवाइड करना है। 1/8 से अगर डिवाइड करना है तो ये संख्या आप रेसिप्रोकल कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। 1/8 को आपने क्या लिख दिया 8/1, और डिवाइड करना था तो उसकी जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई। बस अब इसको ये डिवाइड हो रहा है 2 से 8, 4 टाइम में 4 बार में कर दिया। 75 × 4 कर देंगे 300 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपके ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर स्क्वायर रूट का आ गया। ये गिवन है ऐसा 36.1 अपॉन 102.4। तो सबसे पहले तो दशमलव का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं पी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में एक अंक पर दशमलव लगाया गया है। तो इसको आप बिना किसी प्रोसेस के दोनों को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक अंक पर दोनों में है, आप बिल्कुल ऐसे हटा दीजिए। दोनों में अगर बराबर अंकों पर, वो भी पीछे से काउंट किया जाता है इकाई की तरफ से। अगर बराबर अंक पर हैं तो दोनों दशमलव आप बिना किसी हिचक के हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लें। 361 जो होता है 19 का होता है 1024, 32 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल निकाला तो 19/32 आ गया। और ये भी ऑप्शन ए में दिया है आपका। सारे पहले तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए वाला विकल्प ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है 13 परिणामों का औसत 68 है। 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या है? तो 7वां परिणाम क्या है या 7वां संख्या क्या है? तो 7वां परिणाम
क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये क्लियर कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि क्वेश्चन किस टाइप का था। जैसे दिया है 13 ऑब्जेक्ट है कोई और उनका एवरेज दिया गया है 68, पहले 7 और आखिरी 7, अगर ऐसे आप देखेंगे तो 14 हो जा रहा है। तो इसीलिए पहले 7 और आखिरी 7, तो उसमें एक बीच का नंबर जो है वो कॉमन आ गया। देखने में 7 7 14 आ रहा है, लेकिन एक नंबर 2 बार यूज हुआ है, तो वही कॉमन नंबर है, वही पता करना होता। हमेशा बीच का नंबर ही पता करना होता है। अगर आप 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग लिखते हैं या 1 से लेकर 13 तक गिनती लिखते हैं, तो आगे से जो 7वां होगा वही पीछे से 7वां होगा, वो 7th ही होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, जैसे पहले 13 का दिया है 68, पहले 7 का दिया है 63, आखिरी 7 का दिया 70। पहले तो आप 63 टोटल और जो औसत दिया है उसका गुणा कर लें। ठीक है, 13 गुणा 68 किया, 884 आ गया आपका। अब जो अलग अलग दिया है 7 × 63 कर लें तो ये हो गया 441, फिर 7 × 70 कर लें, ये हो गया 490। तो ये जो 14 हो गए हैं देखने में, इनको प्लस कर लें तो ये आ गया 931। ठीक है, कितना हो गया आपका 931। और इसमें एक नंबर रिपीट हुआ है, तो इसमें जो ये 14 का टोटल आ गया, इसमें अगर हम 13 का टोटल माइनस कर दें तो हमारा 7th या जो रिपीटिंग टर्म है वो आ जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 47। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि जो 13 कोई दिए हैं परिणाम और उनका एवरेज दिया है, पहले 7 का अलग दिया है, दूसरे 7 का अलग दिया है। तो पहले जो एवरेज होता है 13 का 68 दिया, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 जो परिणाम दिए हैं उनका हमारा टोटल आ जाता है। तो ये टोटल आ गया। इसके बाद जो 7 का दिया एवरेज, उसका मल्टीप्लाई किया तो वो 7 पहले 7 का आ गया, फिर आखिरी 7 का जो दिया एवरेज उससे मल्टीप्लाई किया तो आखिरी 7 का टोटल आ गया। तो 7 करके अगर ये जो हो गया है 14 हो गए, इसमें से पहले 13 का अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रिपीटिंग नंबर है या जो बीच का नंबर है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद इसमें अच्छा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, वो चलिए बाद में देखे जाएंगे। पहले मैथ का पार्ट जो है उसको देख लिया जाता है। अब इसमें मैथ में DI से क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, पहले उनको देखते हैं। तो इसमें एक ये फिगर ऐसा बना है आपका, ठीक ये बना है आपका ऐसे, ये 40, ये 100, 42, 44, 58, 55, 55 के बाद आ गया 90, 90 के बाद 98, और 98 के बाद आ गया आपका 60, 60 के बाद 55, 50 के बाद 80, 80, 80
टी के बाद 90, और 90 के बाद फिर से दिया है 80, इस टाइप का दिया है। अब इसमें ईयर दिया है, पहला है 2009-10, फिर है 2010-11, उसके बाद है 2011-12, के बाद है 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। ठीक है, इतने ईयर दिए हैं। अब जो पहला इसका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इसमें बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है, ये प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये 2009 से लेके 9-10 से लेके 2019-20 तक का मिलियन टन में दिया गया है। प्रोडक्शन जो है ये मिलियन टन में दिया गया है सीमेंट का। अब इसमें बोला गया है उत्पादन अधिकतम स्तर पर इस वर्ष घटा। पहला क्वेश्चन है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। ठीक है, तो पहले तो देख लें घट कब रहा है। एक इस जगह घट रहा है, दूसरा यहाँ घट रहा है और तीसरा यहाँ घट रहा है। ठीक है ना, केवल 3 जगह पर प्रोडक्शन घट रहा है, बाद बाकी तो इससे इसमें बढ़ा है, इससे इसमें बढ़ा है, इससे इसमें घटा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ घटा है और इसके बाद यहाँ घटा है। ठीक है, तो इसमें 58 से 55 हुआ, 2011-12 से 2012-13 का जो प्रोडक्शन है वो 3 मिलियन टन कम हुआ है। और 2015-16 में पिछले साल की अपेक्षा 38 टन कम हुआ है, मैट्रिक टन। ठीक, और 19-20 में जो 19 और 20 है उसमें कम हुआ है 10 मिलियन टन। ठीक है, तो देखने में पता चल रहा है सबसे ज़्यादा कमी किस वर्ष हुई है, 15-16 में। हालांकि इसको और जब संख्याओं में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो इसका परसेंटेज भी निकालना चाहिए आपको। जैसे इसमें 3 है तो 3 कम हुआ है किससे, 58 से, इंटू 100 करेंगे तो ये 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका। ठीक है, और जब इसमें देखेंगे 38 इंटू 100/98। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो आपका 40 98 को टन 2 तिरका 294 86, ये करीब 38 के आसपास आ जाएगा। ठीक, और जो ये है जो 10 हो रहा है ये 90 में हो रहा है कम, तो इंटू 100 तो ये लगभग 11 होल 1/9 आ जाएगा। तो सबसे अधिक कमी किस वर्ष आ रही है, 15-16 में। तो सबसे अधिक जो गिरावट आई है उत्पादन वो 15-16 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो ये आपको ग्राफ देखना है और अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है। तो सीधा सही देखने पता चल रहा है ये 55 से 90 में अधिकतम वृद्धि हुई है। यहाँ 80 से 90 है, यहाँ 55 से 80 है, 55 से 80 हो रहा है और 55 से 90 हो रहा है। तो अधिक किस में हो रहा है, 55 से 90 वाले में। और यहाँ पर 90 से 90 हो रहा है, यहाँ 42 से 44 हो रहा है, 55 से 80 हो रहा है और 2 जगह तो कम हो रहा है। तो सबसे अधिक किस में हुई वृद्धि,
13-14 में, 2013-14 में, 12-13 में थी 55 मिलियन टन प्रोडक्शन और 13-14 में हो गया 90 मिलियन टन। तो 2013-14 में सबसे अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसका भी ऑप्शन पहला दिया है। ये क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन आपका हो गया था 15-16। तो ये क्वेश्चन पहले का था, इसका ये हो जाएगा 2015-16। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आपका हो जा रहा है 2013-14 में अधिक उत्पादन हो रहा है। ये पहला ऑप्शन हो गया। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कितना था? प्रथम 3 वर्ष तो पहले 42 मैट्रिक टन, दूसरे में 44 और तीसरे में 58। इनका औसत पूछना है तो इसको औसत तो आपने पढ़े हैं कि जो दिए हैं नंबर उनको प्लस कर लें और जितने टर्म्स हैं आपके उससे डिवाइड कर लें। 42 + 44 + 58 और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, गलती से ऐसा ना कर देना कि 3 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको पहले आप डिवाइड कर दो, ऐसा कभी नहीं। पहले इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 144/3, तो ये आ जाएगा डिवाइड करने पर 48 मैट्रिक टन। मतलब जो पहले 3 साल हैं उनका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 48 मैट्रिक टन या 48 मैट्रिक टन हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में? अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 98 मैट्रिक टन है और वो दिया है 2014-15 में। तो सबसे अधिक उत्पादन हुआ जाके फैक्ट्री में 2014 और 15 में। चलिए ठीक, अब ये दिया है 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 11-12 में उत्पादन वृद्धि कितनी हुई है? 2011-12 में हुआ है 58 मैट्रिक टन और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो पिछले वर्ष था 44, इस वर्ष है 11-12 में 58, तो कितनी वृद्धि हो गई है? 14 मैट्रिक टन। तो 58 से 44 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा और कितनी वृद्धि हुई है? तो अपान में 44 × 100, 2 7 जा, ये 220, ये 50, 11, 350/11। तो ये आपका आ जाएगा 31.8% दिया, यही आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो डीआई के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं आपसे तो मोस्टली एक बंच में 4, 5, 6, 3 इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। पहले आपने ग्राफ का स्टडी किया, उसके बाद क्वेश्चन देखते गए और एक एक का सलूशन आप करते जाओगे, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएंगे आपके। क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। ABDI पर बेस्ड है। इसमें भी एक ग्राफ बना हुआ है और यक्स का आयात दिया, इंपोर्ट ऑफ यक्स। ठीक है, और 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में इसका इंपोर्ट दिखाया गया है। ऐसे बना है आपका करोड़ में। ये जो इंपोर्ट है वो करोड़ में दिया है, रुपीस। और इधर जो दिया है ईयर दिया है, पहले दिया है 700 के बाद दिया 900, इसके बाद दिया है 1200, फिर दिया है 1200 के बाद दिया 1300 और उसके बाद दिया है 2000।
ठीक है। और ये ईयर दिया है, ये 2013-14 है, ये 14-15 हो गया आपका, 2000 तो सब में है ही, ये 14-15 हो गया, ये 15-16 हो जाएगा, ये 16-17 हो गया आपका, और ये 17-18 हो गया, और ये 18-19 हो गया। ठीक है, ठीक। अब इसमें पूछा गया 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, मतलब जो 14-15 में दिया है और 15-16 में जो इम्पोर्ट हुआ है वो कितने % अधिक हुआ है या कितने अधिक वृद्धि हुई है उसमें। तो देखिए हमारा 14-15 में कितना है 900, 15-16 में कितना है 1200, तो कितनी वृद्धि हुई है 1200 माइनस 900, आगे आपका 300। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। और कितने से बढ़ा था 900 से, तो 300/900 निकालना है, 200, 2 0 कैंसिल, 3 से 9 डिवाइड किया 3 आ गया, 100/3 को जब आप डिवाइड करते हो 33.33 इतना जितना ऑप्शन में दिया 33.3% ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में कितना है। तो देखो यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, पहले वर्ष कितना बढ़ा 200, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 300, चौथे वर्ष कितना बढ़ा, तीसरे वर्ष 0, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद 700। ठीक, 2 3 5 1 6 7 13, तो ये हो गया हमारा 1300 या 1300। और ईयर कितने हुए हमारे, इनको काउंट कर लें 5, तो 1300/5 अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 260। और करोड़ में पूछा गया तो करोड़ में तो ऑप्शन दिए ही होंगे, तो पहला इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। मतलब औसत आपने निकाल लिया है, जो एवरेज इंपोर्ट है वो कितना है 260 पर ईयर। अब बोला गया कितने वर्षों में एवरेज से अधिक इंपोर्ट हुआ है जो, तो यहाँ पर देखो पहले में यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 700, दो ही फिगर ऐसे हैं जो हमारे एवरेज से अधिक है, यानी कि 2 ईयर में हमारा जो इंपोर्ट है वो एवरेज से अधिक हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये 2 ऑप्शन दिया है, 2 ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं x के औसत आय से अधिक आय और x के औसत आय से कम आय के वर्षों का अंतर। तो औसत आय से अधिक कितने वर्ष हुई थी 2, और कम कितने में है 3, तो 3 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 साल जो है वो अंतर आ गया। औसत से इंपोर्ट जो हुआ है अधिक हुआ है 2 बार, या 2 सालों में औसत से अधिक इंपोर्ट हुआ है, और 3 सालों में औसत से कम इंपोर्ट हुआ है, तो इन वर्षों का अंतर कितना हुआ 3 - 2 1, सीधा सीधा है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत दर सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है 18-19 में। तो सबसे ज़्यादा इसी में हुई है, तो ये 1300 से 2000 यानी 700/1300 × 100, तो ये इतना हो गया आपका, 13 बचे 65, फिर बचा 5, 13 × 3 = 39, 53.8 समथिंग आएगा। अब इधर वाले का देख लो आप, ये तो हो गया लास्ट का, तो 200/7 × 100/700 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 × 7 = 196, 28.5 अप्रॉक्स आएगा। दूसरे वाले का आया ही तभी हम लोगों ने पता था 33.3, तीसरे वाले में तो 0 ही हो गया,
और इसमें आ जाएगा 100/12, 100 × 100/12, 100 होगा, 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 8.33। तो इनको आप प्लस कर लें, 5 3 8 3 11 डेसिमल, 8 3 11 8 19 1 20 70 अप्रॉक्स में आ गया 70.6। तो ये ऑप्शन दिया है आपका सी। तो इसका जो 5th आंसर होगा वो हो जाएगा 70.6। अब जब आप ये कहोगे आखिरी वाला क्यों नहीं प्लस किया, आखिरी वाला प्लस करेंगे और फिर वही माइनस करेंगे, क्योंकि उसी से बोला गया है कि जो 18-19 में हमारा इंक्रीज हुआ है परसेंट, वो लास्ट के एवरेज से कितना अधिक है। तो ये हम अगर इसमें प्लस करेंगे तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो 4 का आ गया उतना ही डिफरेंस आएगा आपका। क्लियर। और इसमें देखते हैं क्या और क्वेश्चन है इसके। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ग्राफ से ही है वो भी। ये दिया हुआ है, ऐसा बना है आपका, एक चार्ट बना है। ये दिया A B C और D। यहाँ दिया है आपका मंडे, ये है ट्यूसडे, ये फ्राइडे और सैटरडे। मंडे में दिए हैं फिगर आपकी 40, 45, 25, 20, 35, 50, 48, 26, 25, 28, 15, 41, 30, 40, 45 और 40 ये दिया गया। इसमें दिया है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। A टाइप की वस्तु है, B टाइप की, C और D, मतलब 4 टाइप की वस्तुएं हैं ABCD। सोम मंगल शुक्र शनिवार 4 दिन की जो बिक्री है उसका इसमें विवरण दिया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। मंगलवार को यानी ट्यूसडे को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। मंगलवार को A द्वारा तो ये कितना बेच रहा है 35, और शनिवार को C द्वारा तो ये बेच रहा है 45। 35 अपान अनुपात पूछा गया, 5 से कैंसिल कर दो, 7 ये 9, तो 7:9 आ गया आपका। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सोमवार को D द्वारा, ये मंडे को D द्वारा यानी कि हो गई 20। सोमवार को D द्वारा, शनिवार को C द्वारा, और शनिवार को C द्वारा तो ये तो है 45। वस्तु का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है तो अपान कर दिया 45 × 100। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा 5 9 जा 400/9। ठीक है, तो ये 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 44.44 आपका ऑप्शन दिया है, ये सी ऑप्शन है, यही आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब जो नीचे एक और क्वेश्चन है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोम मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत सोमवार बी सी तथा डी द्वारा
बी द्वारा सोमवार को, यानी कितनी बेची इसने 45। सी द्वारा मंगलवार को, सी द्वारा मंगलवार को कितना हो गया 48। और डी द्वारा शनिवार को, तो डी ने शनिवार को कितनी बेची 40। ठीक, अब इनका एवरेज निकालना, औसत निकालना, तो इनको प्लस कर लें 45, 48, 93, 40, 133 और बटे 3 44.33 या 3, हाँ 44.33 ऑप्शन ए में दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। सप्ताह के 4 दिनों में, तो डी का आप टोटल कर लें 20, 26, 46, 87 और 40, 127। अब बी का देख लें 45, 95, 123 और 40, 163। तो इसमें पूछा गया है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो ये हो गया था, अरे इसको लिखा ही नहीं, 45, 50, 95, 28, 123, 163, 163। तो कितनी वृद्धि हुई पहले इन दोनों को माइनस कर लें। ये डी का है 4 दिन का, ये बी का है 4 दिन का सप्ताह का, तो कितनी वृद्धि हुई इनको माइनस किया 36 आ गया। कितनी परसेंट हुई, तो अपान 127 इंटू 100, तो 3600 अपान 127 जब करोगे तो ये लगभग आपका 28 पॉइंट आ जाएगा कुछ। तो इसमें ऑप्शन दिया 28.3%, इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। 28 में एक ही दिया है ऑप्शन, तो इसलिए इसको ऐसे ही टिक कर सकते हैं 28.3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य क्या डिफरेंस है। तो सोमवार का प्लस कर लें, औसत निकाल लें, और शुक्रवार यानी फ्राइडे का प्लस करके एवरेज निकाल लें, दोनों को माइनस कर लें। तो ये पहले मंडे का है आपका, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज निकाल लेते हैं मंडे का। तो ये 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20 और नंबर है 4, तो ये हो गया 85, 110, 130 बटे 4, तो ये हो जाएगा आपका 32.5। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फ्राइडे का। तो फ्राइडे का निकाल लो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 41, तो ये हो गया 109 बटे 4, तो ये हो गया 27.25। अब इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो इनको माइनस कर लें। 6 दशमलव के माइनस करने से पहले भी देख लें, यहाँ पर 25 है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 0.5 है, तो लास्ट में आप 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जब माइनस करते हैं सीधा से 50 में 25 माइनस किया 25 आ गया, डेसिमल लगा दिया, 32 में 27 किया 5 आ गया, 5.25 डिफरेंस आ गया। ये आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया इसका सी, और इतने ही इसमें आपके क्वेश्चन दिए थे। और अभी इसके बाद अब देखते हैं जो दूसरे शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब देखते हैं जो दूसरी शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं किस टाइप के हैं और कैसे सलूशन किया जा सकता है उनका। पहला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट पूछा गया है। तो जो सोना, खरा सोना जिसको बोलते हैं, 100% प्योर सोना जिसको बोला जाता है, वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 100% प्योर माना जाता है। लेकिन जो ज्वेलरी होती है जो बनाई जाती है उसमें कभी 24 कैरेट का गोल्ड यूज नहीं होता है,
उसका रीज़न ये रहता है कि अगर 100% गोल्ड, अगर वो गोल्ड यूज़ कर दें तो टेम्परेचर जब अधिक हो तो वो मेल्ट हो सकता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो भी ज्वेलरी है उसका चेंज हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो 100% 24 कैरेट का सोना खरा सोना माना जाता है। खरा सोना, क्योंकि यहाँ खरा बोला गया है, खरा सोना होता है यानी 100% प्योर। खरा सोने का मतलब यहाँ पर है 100% प्योर गोल्ड, जिसमें कुछ और भी मिलावट नहीं होगी। तो पूछा गया 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। तो सीधा सा क्वेश्चन 18 और बटे 24 गुणा 100, बस इसको सॉल्व कर लो। 6 3 जा 6 4 जा 4 से इसको डिवाइड किया 25 इंटू 3 75% हो गया। जो 18 कैरेट का सोना है उसका प्रतिशत खरे सोने में हुआ 75%। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है रूट में। अभी पहली जो दूसरी शिफ्ट में था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, अब इसमें भी पूछा गया है। यहाँ पर दिया है 72/56, ठीक है। तो अगर ये देख लें 196, इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 14 आ जाता है, ठीक। तो ये 14 और इसके अपान में जो इक्वल में लिखा है हमारा वो 56 लिखा है। मतलब ये है कि इसको या तो 4 से डिवाइड कर दो या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर 14 है, ठीक। तो यहाँ इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 14 आएगा, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 18। ये 18 आ गया। और ये स्क्वायर रूट में लिखना है, यानी 18 का आप स्क्वायर कर दो यानी वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा 324, ठीक है। जब 324 आ जाएगा तो ये आ जाएगा इसका 18/14। अब इसको अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही फिगर आपका आ जाएगा। तो करना क्या था, 196 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 14, और 14 का जो इक्विवेलेंट दिया था वो 56 दिया था, यानी 4 टाइम दिया था। तो 4 से हमने जो ये फ्रैक्शन था इसको 4 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, 18 आ गया, और 18 का स्क्वायर कर दिया, तो आपका जो फाइंड करना था वो 324 आ गया। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। 885 और 3 टाइम मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। 885 यहाँ बीच में प्लस है, फिर 115 इंटू 115 इंटू 115, ठीक। और जो अपान में लिखा है वो ऐसे लिखा रहता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपको देखने ही पता चल जाएगा। जो पहले 3 बार नंबर लिखा है फिर वो यहाँ पर 2 बार आएगा, और यहाँ पर माइनस लगा होगा, एक बार पहला नंबर आएगा, एक बार दूसरा नंबर आएगा मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ प्लस रहेगा। अब जो नंबर 3 बार आया था वो यहाँ पर 2 बार आता है। ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ की। तो ये आइडेंटिटी होती है a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² - ab + b²। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा होने पर नीचे का हमेशा इसी उसमें रहता है। नंबर सिस्टम का जो वीडियो पड़ा है चैनल पर, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन पहले से इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट टाइप के 2 नंबर हैं और बीच में क्या साइन लगा, यहाँ प्लस, तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो आपका आंसर आ जाता है। 885 और 115 इनको आप प्लस कर दीजिए, 1000 आ रहा है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो इसका सेकेंड पार्ट है वो नीचे लिखा होता है। अब इसका नीचे अगर आपने ऐसे लिख दो, मान लीजिए a² - ab + b²,
तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए प्लस बी, और ए क्या है 885 और बी क्या है 115 और बीच में लगा है प्लस, तो इनको दोनों प्लस कर दिया, आप आंसर आ गया। ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है आपको। हाँ बस अगर इस जगह प्लस नहीं लिखा है, अगर माइनस लिख दिया गया, अगर यहाँ माइनस होगा तो इस जगह फिर प्लस दिया होगा, बस इतना ही चेंज होता है। प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ये हमेशा प्लस रहता है क्योंकि वो बी स्क्वायर के पहले का साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस दिया हो तो इन दो नंबर को आप माइनस कर दो, सीधा सा आंसर आपको मिल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो इस टाइप का है, रूट का है, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पेड का सिलेबस दिया है मैथमेटिक्स का, उसमें ये रूट या ये जो परिमेय अपरिमेय संख्याएं के बारे में नहीं दिया है सिलेबस में, जबकि जो नंबर दिया क्वेश्चन दिया है ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो सिलेबस के अतिरिक्त भी आपको कुछ चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए, इसलिए आप अधिक से अधिक जितना संभव हो सके कुछ टॉपिक और भी साथ में सीख लें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी ऐसा दिया है ये अपरिमेय नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स बोला जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जो नीचे नंबर दिया है, ऊपर दिया √5 माइनस √3, नीचे दिया √5 प्लस √3, तो नीचे का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर दिया आपने, और ऊपर नीचे दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो है हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार नंबर आ गया होल स्क्वायर, ठीक है ना, √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3, तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अपान में रेशनलाइज इसीलिए किया जाता है, साइन इसलिए चेंज किया जाता है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही इसी फॉर्म में आपका ये लिख दिया गया है। तो जब इसका हम a स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट में नंबर दिया है उसका स्क्वायर करते हैं तो आप कुछ नहीं करिए, रूट हटा दीजिए, ये a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो √3 की स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2ab √5 और √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √15 हो गया। बस रूट एक ही बार लगाइए, √5 इंटू √3, 5 3 का मल्टीप्लाई किया और रूट में लिख दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब इनको प्लस कर लें, 8 माइनस 2 √15। इसको भूल कर भी 6 माइनस √15 ना लिखें, क्योंकि 8 ये होल नंबर है और 2 √15 वो एक साथ पूरा नंबर है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और पान में किया 2, अब ऊपर देखें नीचे 2 है तो ऊपर 2 कॉमन मिल रहा है, ले लें 4 माइनस √15 आ गया, अपान में 2 आया, 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस √15 जो आया ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इसका हो गया आपका आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ओरल कर सकते हैं आप चाहें तो। मान लीजिए उसका मूल्य 100 था, 30% घट गया, कितना बचा 70, और फिर 20% बढ़ गया यानी 120% हो गया, तो आ जाएगा 84। और पहले लिया था 100, अब आया 84, तो कितना कम हो गया 16, तो 16% की कमी आ गई उसमें। और करेंगे कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं आप ओरल भी, और अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। पहले तो उसका सपोज कर लिया कि 100 रुपये था उसका मूल टीवी सेट का, 30% घट गया
तो 70/100, ये 70 कहाँ से आ गया, 30% कम हो गया तो 100 माइनस 30 70 आ गया, परसेंट है तो अपॉन 100। लेकिन इस जब रेट उसने कम कर दिए तो उसकी सेल बढ़ गई, सेल कितनी बढ़ी है 20%, तो उसको 100 में प्लस कर दें तो 120/100। अब जीरो जितने हैं कैंसिल कर लें, ऊपर के 4 जीरो हैं और नीचे भी 4 हैं, सारे जीरो कैंसिल हो गए। अब 12 7 का कितना हो गया 84, और उसका 84 आया और रियल में उसका था कितना 100, तो कमी आई कितने की 100 माइनस 84 इक्वल टू 16, और 16 कमी आई कितने में 100 में, तो हो गया 16%। बस ये हो गया आपका सीधा सा क्वेश्चन होता है। ध्यान रखें जितना कम हो रहा है 100 में माइनस कर लें, जितना अधिक हो रहा है 100 में प्लस कर लें, और अपॉन में तो 100 लिखना ही होता है। सॉल्व कर लीजिए तो उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू अब आ गई है, जितने में वो सेल हुई है पहले से ज़्यादा आ रही है तो इंक्रीज हो गया, माइनस कर देंगे, और अगर कम है तो भी माइनस कर देंगे तो वो डिक्रीज हो गया। सीधा सा आ जाता है एक ही बार में आंसर। और इसके बाद इसमें दिया है एवरेज का क्वेश्चन एक दिया है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र 20 में शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र ज्ञात करनी है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु दिया था 18.5, तो जब भी औसत दिया होता है तो इसका योग पता करते हैं, टोटल पता करते हैं, तो औसत में जितने लोग होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चारों लोगों की ये टोटल एज आ गई 74 ईयर्स। अब जब कोच एक आ गए तो कितने लोग हो गए 5। अब इसमें ये नहीं बोला है कि 1 साल बढ़ जाती है या 2 साल बढ़ जाती है, बोला 20% बढ़ जाती है। तो अभी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि 20% बढ़ रही है, यानी कि 120/100 कर दो आप, ठीक। ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप। अब 5 से इसको डिवाइड कर दें, ये 37 आ गया, इसको किया 20 आ गया, 4 से कर दें ये 3 बार में और ये 5 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करें 111/5 आएगा, इसको डिवाइड करें 22.2 आ जाएगा। ये हमने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी 5 से डिवाइड करना हो तो जो ऊपर नंबर दिया उसका डबल करके एक डिजिट पर डेसिमल लगा देते हैं। ये तो इसका दुगना किया 222, एक अंक पर दशमलव लगा दिया 22.2 हो गया। ये औसत आयु हो गई है किसकी, अब 4 खिलाड़ी और कोच को मिला के, तो लोग कितने हो गए 5, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 111। अभी आपने क्या किया था 111 को 5 से डिवाइड किया दिया है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको, क्योंकि टोटल पता करना, तो हो गया 111। ये आयु हो गई है कितने लोगों की, कोच सहित 5 लोगों की, और इसके पहले जो 4 खिलाड़ी थे उनकी थी टोटल 74, तो इसको माइनस कर दें तो हमारी कोच की एज आ जाएगी और आ जाएगा 37 ईयर्स। ठीक है, क्या करते हैं जितने लोग दिए हैं उनका जो भी औसत दिया है, आयु हो या इनकम हो या वजन हो, लंबाई हो, कुछ भी हो, तो उनका गुणा कर दिया आपने, मल्टीप्लाई किया तो उनकी टोटल चीज़ आ गई, जो भी योग आ जाता है। उसके बाद जितने लोग उनके साथ और मिल गए या कम हो गए, मिल गए तो प्लस कर लेते हैं, कम हो गए तो घटा लेते हैं, फिर उनकी जितना भी औसत कम ज़्यादा हो रहा है उसके साथ उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं, फिर बाद में दोनों को माइनस करके पता कर लेंगे हमें कि जो आया है या जो गया है उसकी एज कितनी है, या उसका भार कितना है, या उसकी लंबाई कितनी है, या उसके रन कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये अर्थमेटिक के इतने ही क्वेश्चन थे।